नमस्कार साथियों। कनेक्ट विथ एचआर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हमने संविधान के भाग 36 से लेकर 38 तक के बारे में अध्ययन किया और आगे हम संविधान के अनुच्छेद 39 से अध्ययन प्रारंभ करेंगे इस कक्षा से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक मात्रा में चैनल को शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। यह जो कक्षा है वो समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे वो राजस्थान में कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित किसी परीक्षा की तैयारी करता हो जिसमें राज्य व्यवस्था उस पाठ्यक्रम में शामिल हो, एसएससी हो और विभिन्न स्टेट पीसीएस में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां भारत की राज्य व्यवस्था संबंधित पाठ्यक्रम शामिल है, उन सभी के लिए कक्षा उपयोगी है। तो आज हम संविधान के भाग 4 राज्य की नीति के निर्देशक तत्व अनुच्छेद 39 से इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो चलिए, जैसा कि हमने अनुच्छेद 36 से 38 तक कल पढ़ लिए थे, आज संविधान का अनुच्छेद 39 पढ़ते हैं। इसमें संविधान का अनुच्छेद 39 कहता है कि समाज में समानता, सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की नींव रखता है। कौन? संविधान का अनुच्छेद 39। यह संविधान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संपत्ति के न्यायपूर्ण वितरण, समान वेतन, लैंगिक समानता, बाल संरक्षण और सामाजिक आर्थिक समानता को बढ़ावा देता है। कौन? अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में जो उपखंड है उनका मैंने एक तालिका के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है, जिसमें उन समस्त उपखंडों को विषयवार और सारांशतः आपके सामने प्रस्तुत किया है। जिसमें अनुच्छेद 39 का खंड 1 जो कहता है न्यायोचित जीवन निर्वाह के बारे में बात करता है, तो उसका सारांश यह है कि नागरिकों को जीवन के साधनों तक समान पहुंच होनी चाहिए, कोई भी भूखा, बेरोजगार और बेसहारा न हो। संविधान का अनुच्छेद 39 भी कहता है समान अवसर, पुरुष और महिलाओं दोनों को आर्थिक गतिविधियों में बराबरी का अधिकार व वेतन मिलना चाहिए। सी कहता है संपत्ति का विकेंद्रीकरण, धन और संसाधनों का कुछ लोगों या कॉरपोरेट समूह में संकेंद्रण न हो, इन्हें अधिकाधिक लोगों की भलाई के लिए बांटा जाए। अनुच्छेद 39 डी क्या कहता है? सामाजिक हित में संसाधनों का उपयोग, उत्पादन के साधनों का प्रयोग निजी लाभ के बजाय समाज के व्यापक हित में हो। अनुच्छेद 39 ई क्या कहता है? श्रमिकों का संरक्षण, श्रमिकों को मानवीय कार्य स्थितियां, उचित वेतन और महिला कर्मचारियों को मातृत्व संरक्षण मिलना चाहिए। अनुच्छेद 39 एफ कहता है बच्चों का संरक्षण और विकास, बच्चों को शोषण से बचाकर उन्हें पोषण, शिक्षा, नैतिक और भौतिक विकास के अवसर दिए जाए। तो अनुच्छेद 39 एफ ये कहता है। मैं वापस आपको रिपीट करता हूँ। 39 ए कहता है न्यायोचित जीवन निर्वाह, अनुच्छेद 39 बी कहता है समान अवसर, अनुच्छेद 39 सी कहता है संपत्ति का विकेंद्रीकरण, अनुच्छेद 39 डी कहता है सामाजिक हित में संसाधनों का उपयोग, अनुच्छेद 39 ई कहता है श्रमिकों का संरक्षण, अनुच्छेद 39 एफ कहता है बच्चों का संरक्षण और विकास। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 39 के उद्देश्य क्या है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत करना, सामाजिक न्याय और समानता को सुनिश्चित करना, महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना, धन की असमानता को समाप्त करना, ये अनुच्छेद 39 के उद्देश्य है। वास्तविक जीवन में इसके क्या अनुप्रयोग है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है इसकी? तो भारत सरकार की कई योजना और कानून अनुच्छेद 39 की भावनाओं से प्रेरित है। पहला, मनरेगा रोजगार का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन अधिनियम,
बाल श्रम निषेध कानून, मातृत्व लाभ अधिनियम, संपत्ति कर और भूमि सुधार कानून जो है संविधान के अनुच्छेद 39 की भावना से प्रेरित है। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो अनुच्छेद 39 एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था का मार्गदर्शक है और यह कहता है कि विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें हर नागरिक की भागीदारी हो, सभी को समान अवसर मिले और कोई भी व्यक्ति वंचित, शोषित या उपेक्षित न रहे। यह अनुच्छेद भारत के सामाजिक न्याय के आदर्शों को धरातल पर उतारने का प्रयास करता है और एक समतामूलक समाज की नींव मजबूत करता है। तो अनुच्छेद 39 के बारे में मैंने आपको जानकारी दी और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है इतना पढ़ लेंगे तो कहीं न कहीं इसका उत्तर प्रश्न के अनुसार ज़रूर मिलेगा। आगे हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 एक नीति निर्देशक तत्व है जो भारत में ग्राम पंचायतों की स्थापना और सशक्तिकरण से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राम पंचायतों की स्थापना और उनके सशक्तिकरण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 40 है। उसके बाद देखा जाए अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित क्या बात कहता है। यह राज्य यथासंभव ग्रामों में पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें आत्म सरकार की शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा। अनुच्छेद 40 का जो वर्णन है वो इस प्रकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की जड़ें गांव तक फैलाने की परिकल्पना की गई है। यह अनुच्छेद राज्य को यह निर्देश देता है कि वह ग्राम स्तर पर पंचायतों का गठन करें और उन्हें आत्मशासन सेल्फ गवर्नेंस के लिए आवश्यक सत्ता और अधिकार प्रदान करे। भारत एक कृषि प्रधान और ग्रामीण बहुल देश है। अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है, इसीलिए लोकतंत्र को मजबूत और जीवंत बनाने के लिए यह आवश्यक है कि स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था ग्रामों तक पहुँचे। अनुच्छेद 40 इसी भावना का प्रतिबिंब है। तो सरल शब्दों में आपको समझाया है यहाँ पे। आगे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता केवल केंद्र राज्य तक ही सीमित न रहे बल्कि वह गांव तक पहुंचे। ग्रामवासियों की भागीदारी, ग्रामीण लोग अपने मुद्दे स्वयं हल कर सके जिससे प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़े। स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान, शिक्षा, स्वच्छता, सड़क, जल जैसी स्थानीय समस्याओं का हल स्थानीय स्तर पर हो सके, इसका अनुच्छेद 40 का मुख्य उद्देश्य है। अनुच्छेद 40 के महत्वपूर्ण पहलू क्या है? यह अनुच्छेद कोई कानूनी बाध्यता नहीं देता, लेकिन यह राज्य के लिए एक नीति निर्देश है। अनुच्छेद 40 के आधार पर ही 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया, जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। अब ग्राम पंचायतें 3 स्तरीय ढांचे में कार्य करती हैं: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। आगे हम देखें तो संविधान में ग्राम पंचायत, ग्राम स्वराज की प्रेरणा है। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की कल्पना की थी, जहां हर गांव अपने निर्णय स्वयं ले और आत्मनिर्भर हो। अनुच्छेद जो 40 है गांधी जी के उसी विचार को साकार करने की दिशा में एक कदम है। निष्कर्ष के तौर पर अनुच्छेद 40 को देखें तो अनुच्छेद 40 भारतीय लोकतंत्र की नींव को गांव तक ले जाने की प्रेरणा है। यह न केवल प्रशासन को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाता है, बल्कि आम नागरिक को अपनी समस्याओं के समाधान में सक्रिय भागीदारी भी बनाता है। एक सशक्त पंचायत व्यवस्था ही भारत के समग्र और समतामूलक विकास का आधार बन सकती है। तो अनुच्छेद 40 का मोटे तौर पर जो महत्ता थी वो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने समझाई। आगे हम अनुच्छेद 41 के बारे में पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 41 का जो मुख्य फोकस है वो है कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। तो अनुच्छेद 41 के जो मूल शब्द है संविधान में वो इस प्रकार है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमा के भीतर बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी, विकलांगता की दशा में तथा निराश्रितों के लिए कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के लिए अधिकार को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। सरल शब्दों में इसको देखें तो अनुच्छेद 41 राज्य को ये निर्देश देता है कि वह अपने आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के अनुसार
नागरिकों को निम्न परिस्थितियों में सहायता प्रदान करने की कोशिश करे। पहला, बेरोजगारी, काम न मिलने पर सहायता प्रदान करना। बूढ़ापा, वृद्धों के लिए सहायता योजना चला जैसे पेंशन वगैरह। बीमारी, स्वास्थ्य संबंधित सहायता, आयुष्मान भारत। विकलांगता, शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए सहारा। निराश्रय, निर्धन या बेसहारा व्यक्ति जिन्हें कोई सहारा नहीं है, उनको सहायता प्रदान करना। तो राज्य को ऐसे लोगों को काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्रदान करने की दिशा में प्रयास करने चाहिए। अनुच्छेद 40 का जो मुख्य उद्देश्य है, समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा करना, सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना और कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना। वास्तविक जीवन में अनुच्छेद 41 का क्या प्रभाव है? तो अनुच्छेद 41 के आधार पर भारत में कई योजनाएं लागू की गई हैं, जैसे मनरेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुफ्त शिक्षा, आरटीई राइट टू एजुकेशन, विकलांगजन अधिकार अधिनियम, इसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 भी कह सकते हैं, स्वास्थ्य बीमा योजना जैसे आयुष्मान भारत इत्यादि। महत्वपूर्ण तथ्य अनुच्छेद 41 के देखें तो यह अनुच्छेद न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन यह राज्य के लिए एक नैतिक और संवैधानिक मार्गदर्शन है। इससे यह सिद्ध होता है कि संविधान सिर्फ अधिकार नहीं देता, बल्कि राज्य को सामाजिक दायित्व भी सौंपता है। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो अनुच्छेद 41 समाज के कमजोर, असहाय और वंचित वर्गों की सम्मानजनक जीवन जीने की आशा को मजबूती प्रदान करता है। यह राज्य को निर्देश देता है कि वह नागरिकों को सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर के देने का प्रयास करे, जिससे भारत को एक सशक्त, न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज बनाया जा सके। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 42। तो अनुच्छेद 41 के बाद हम 42 को पढ़ें तो 42 के जो मुख्य की पॉइंट है वो यह है कि श्रमिकों के लिए न्याय संगत और मानवीय कार्य की स्थिति तथा प्रसूति सहायता के बारे में बात करता है। संविधान के अनुसार इसके मूल शब्दों को देखें तो राज्य श्रमिकों के लिए न्याय संगत और मानवीय कार्य की स्थिति सुनिश्चित करने और प्रसूति सहायता प्रदान करने के लिए उपयुक्त प्रावधान करेगा। सरल व्याख्या के तौर पर देखें तो अनुच्छेद 42 जो है ये निर्देश देता है कि राज्य को यह प्रयास करना चाहिए कि श्रमिकों, वर्कर्स को न्याय संगत और मानवीय कार्य की स्थिति मिले, जैसे सुरक्षित कार्यस्थल, उचित कार्य समय, वेतन, विश्राम और शोषण से मुक्ति। इसके साथ ही राज्य महिला कर्मचारियों को प्रसव, मातृत्व के समय उपयुक्त सहायता, मैटरनिटी लीव प्रदान करे, जैसे मातृत्व अवकाश, वेतन से छुट्टियां, चिकित्सा सुविधा आदि। तो अनुच्छेद 42 जो है राज्य को इस प्रकार के कार्य करने का निर्देश देता है। उसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य जो है अनुच्छेद 42 का, तो श्रमिकों के सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित करना, महिला कर्मचारी को सुरक्षित स्वस्थ मातृत्व अनुभव प्रदान करना, काम के स्थान पर मानवता और संवेदनशीलता बनाए रखना। तो हमने इसके मुख्य उद्देश्य पढ़े। हम इसके प्रभाव और इसके क्रियान्वयन के बारे में बात करें अनुच्छेद 42 की, तो अनुच्छेद 42 के आधार पर कई कानून और योजनाएं बनी है, जैसे मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, उसके बाद जिसमें मातृत्व अवकाश, नौकरी की सुरक्षा और चिकित्सा सहायता का प्रावधान है। फिर कारखाना अधिनियम 1948 फैक्ट्री एक्ट जिसे कहते हैं, जिसमें काम के घंटे, स्वास्थ्य, सुरक्षा और श्रमिकों के लिए सुविधाएं दी गई है। श्रम संहिता देखें 2020, नए श्रम कानूनों में कार्य स्थितियां सुधारने के कई प्रावधान जोड़े गए हैं। इसके हम महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो यह अनुच्छेद न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन यह राज्य की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी तय करता है। यह कल्याणकारी राज्य की भावना को दर्शाता है। निष्कर्ष के तौर पर अनुच्छेद 42 को देखें तो अनुच्छेद 42 एक संवेदनशील और मानवीय समाज की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिक केवल एक उपयोग की वस्तु न समझी जाए, बल्कि उन्हें सम्मान, सुरक्षा और न्यायपूर्ण व्यवहार मिले। साथ ही महिलाओं को प्रसूति के समय गरिमा और सुरक्षा प्रदान कर एक समानता पर आधारित समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके बाद हम अनुच्छेद 43 को जो है कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में अनुच्छेद 39 से लेकर 42 को पढ़ा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। यह जो जानकारी आपको दी जा रही है वो विभिन्न किताबों के स्रोतों को इकट्ठा करके दी जा रही है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। और आपसे अनुरोध है कि इस कक्षा को अधिक से अधिक मात्रा में, इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें
और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।